नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जिसे यूं कहें तो गरीब को गरीब होना क्या गुनाह है। जिंदगी भर की मेहनत करके एक इंसान आशियाना लेता है। जब उस आशियाना पे कोई कुंडली मारकर बैठ जाए और उसे कहे कि नहीं ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। आज उसी तेरा मेरा की बात हम करेंगे कॉलोनियों की, जहां आम जनता अपना एक घर बना रखी है, आशियाना बना रखा है और हंसते हुए पूरे परिवार के साथ रह रहा है। लेकिन आज यूं कहें तो उस पर किसी की बुरी नजर लग गई। आपको भी हम सुनाएंगे कि वो बुरी नजर क्या है। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं मिस्टर नरेश नौटियाल जी। नरेश नौटियाल जी नमस्कार। 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 और गौतम बुद्ध नगर के कुलेसरा सहित 13 गांव को प्रतिनिधित्व करते हुए एकता संघर्ष समिति है, एकता सेवा समिति है जो सेवा भावना से जुड़ी हुई है और वो अपने हक के लिए लड़ रही है। यूं कहें तो एक एकता समिति ही नहीं है, हैबतपुर की कई संस्थान हैं, दुर्गा इनक्लेव है, बिसरख में कई हैं, कई हजार घर बनाकर रह रहे हैं। उनका तरफ से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं उत्तम प्रकाश तिवारी। उत्तम प्रकाश तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। पहले उत्तम प्रकाश तिवारी जी से ही पूछते हैं कि इनके आशियाना पे कौन कुंडली मार के बैठा है। उत्तम जी, हमारे आशियाने पे कुंडली मार के अब किसका नाम क्लियर किया जाए, कौन ऐसा शख्स है जिसको हम बताएं, क्योंकि एक बड़ी मेहनत मैंने कहना क्या चाहता है, कोई अछूते नहीं है, कोई अछूते नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ी मेहनत से एक हम घर बनाते हैं, छोटा सा कहीं ज़मीन का टुकड़ा लेते हैं शहर में कमा के, और जब शहर में कमा के एक हमने छोटा मोटा 10 गज 20 गज 50 गज 100 गज जिसकी जितनी वो है उसने लिया। अब उसके पास कुछ सुविधा ही ना हो, 2008 से आज तक अगर उसके पास एक सुविधा ही ना हो तो कहाँ जाए। उत्तम जी, हम एक बात करेंगे कि आप मोस्टली आप रहने वाले कहाँ के हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जिला बक्सर। यानी बिहार से 1200 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली से सटे दिल्ली एनसीआर में आपने एक आशियाना अपना बनाया। जब ये आशियाना बनाए थे तो उससे पहले आपने क्या किया, जमीन लिया? बिल्कुल, रजिस्ट्री हुई? बिल्कुल, रजिस्ट्री, सरकार को जो रजिस्ट्री का टैक्स जाता है, प्रॉपर पेपर का स्टैम्प ड्यूटी जो पेड होता है, वो सब कुछ किया गया है। आप मुझे ये बताएंगे कि कब आपने ये प्लॉट लिया था? 2017 में मैंने एक प्लॉट लिया, 2017 में मैंने रजिस्ट्री करवाई, और 2017 से पहले भी जो है 2008 की भी रजिस्ट्री लोगों ने करवाई है। और मैं आपको बता दूं कि हैबतपुर में 2009 की भी रजिस्ट्रियाँ हैं, अलीवर्दीपुर में हैं, और कुलेसरा सुतियाना लखनौली, इन 13 कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे, श्याम विहार कॉलोनी से श्री राम कॉलोनी तक। वहाँ पे 2008 से लेके और आज तक सबकी रजिस्ट्रियाँ हैं। और मोटेशन भी आपने कराया या बचा हुआ है? नहीं, मोटेशन मैं बता दूं कि जो ये 13 कॉलोनी है, 13 कॉलोनी में लमसम 60 से 70% लोगों के मोटेशन है, 1-2 मोटेशन नहीं है। कुछ लोगों के मोटेशन नहीं है जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, और बाकी 70% के आसपास में इन कॉलोनियों के लोगों के मोटेशन है। और जब मोटेशन है, रजिस्ट्री भी है, मोटेशन भी है, एक एक ईंट खड़ा करके आपने मकान भी बनाया है, अपने बच्चों को भी यहाँ रख के पढ़ा रहे हैं, तो बुनियादी सुविधा भी आपको मिल रही होगी? बिल्कुल नहीं, बुनियादी सुविधा अगर मिल रही होती तो हम भी 9 से 6 आते जाते, ड्यूटी करके आते, और संगठन और ये सब जो समिति और लड़ाई
डेली आप देख रहे होंगे कि कभी यहाँ पे लड़ाई हो रही है बिजली कनेक्शन को लेके, तो कहीं देख रहे होंगे कि कभी यहाँ पे लड़ाई हो रही है बिजली कनेक्शन को लेके, तो कहीं पे रास्ते को लेके लड़ाई हो रही है, कहीं पानी को लेके लड़ाई हो रही है, कहीं किसी भी चीज़ को लड़ाई हो रही है लेके। तो एक बुनियादी सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, कोई मतलब एक होता है ना बेसिक बुनियादी सुविधा, वो भी नहीं है। यानी कि नरेश जी क्या कहूँ, नहीं हम तो आप हाई राइज सोसाइटी का भी आपने देखा और इन कच्ची कॉलोनी जिसे कह रहे हैं, जिसमें हाई राइज सोसाइटी का सच कहें तो उसका दिल उसमें बसता है उन कच्ची कॉलोनियों में। अगर वो कॉलोनी ना रहे तो मुझे नहीं लगता कि गौतम बुद्ध नगर या दिल्ली एनसीआर या किसी भी महानगर में हाई राइज सोसाइटी होंगे या वहाँ रहने वाले होंगे। क्या यह गलत है? नहीं, गलत नहीं है। जो ये लो राइज है इन्हीं से निकल के हाई राइज में आते हैं, ऐसा नहीं है। हमने भी वही समय देखा है जो ये देख रहे हैं। हम भी दिल्ली में क्षेत्र से थे, हम भी ऐसे ही बसे। और सरकारें जो आती हैं इनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए ही बनाई जाती हैं कि सरकार को देखना होता है भाई ये सुविधाएं कैसे इनको दी जाए। अगर ये गलत हैं तो सरकार ने क्यों बसने दिया? नहीं, बात वही हो रही है कि इन्होंने, जैसा कि अभी उत्तम जी ने बताया कि इनकी रजिस्ट्री भी हुई, 2017 का भी इन्होंने जिक्र किया, 2008 और 9 का भी जिक्र किया, रजिस्ट्री हो गई, उसका दाखिल खारिज भी हो गया। तो रजिस्ट्री तो कहा जाता है कि कहीं का करा लो, लेकिन दाखिल खारिज भी हुई। तो क्या रजिस्ट्रार उस समय कौन से वो आंख पे पर्दे पड़े हुए थे या पटवारी के पर्दे पड़े हुए थे? बस दिक्कत यही है, आपने देखा होगा मैं कई बार ये आवाज़ उठाता हूँ, हमारे देश में अंग्रेज़ों के कानून चल रहे हैं और इसको मैं हज़ारों बार उठा चुका हूँ। अंग्रेज़ों के कानून में क्या, आप लाल किले की भी रजिस्ट्री करवा सकते हो। रजिस्ट्री की वैल्यू बस इतनी है, अगर ज़्यादा आप केस लड़ोगे 10,000 का उसको रजिस्ट्रार को पेनल्टी लगती है। कम से कम लाखों रुपए का इन्होंने टैक्स दे दिया होगा रजिस्ट्री कराने में, जबकि पेनल्टी क्या है 10,000 रुपये। इसमें ना तो रजिस्ट्रार पे नौकरी पे दिक्कत आएगी, ना रजिस्ट्रार इनकी पूरी कीमत देगा। जिस दिन देश में एक स्ट्रॉन्ग कानून बन जाएगा तो ये जो भूमाफिया हैं जो इस तरह की भूमि बना लेके और बेच देते हैं प्रशासन से मिलके, इसमें देखो शासन प्रशासन सब मिला होता है। जब ये बना रहे थे तो वहाँ पुलिस भी थी, प्रशासन भी था, डीएम साहब भी थे, अथॉरिटी भी थी, ठीक है, सो रहे थे। नहीं, उस जो आपने कहा उसी पे हम बात करते हैं। उत्तम जी अपना आशियाना एक एक ईंट लगाकर खड़ा कर रहे थे, तो क्या उस समय प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस आपको दी गई? नहीं। या किसी पुलिस वाले को आकर के रोका गया? मैं आपको बता दूं कि जब एक गरीब आदमी घर लेता है, चाहे मैं बड़ी एक फैमिली से नहीं आता हूं, बहुत छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मेरी तरह 10,000 से ज़्यादा जनसंख्या उस 13 कॉलोनी में रहती है। उन 13 कॉलोनियों के अगर आप जाके बच्चों से पूछेंगे ना तो क्या बोलते हैं, अंकल हमारी कॉलोनी में स्कूल नहीं खुलेगा क्या? अंकल हमारे घरों में बल्ब नहीं जलेगा क्या? अंकल हमारे यहाँ समर से मतलब जो पानी है वो टाइमली नहीं आएगा क्या समय से? आज एक बच्ची ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजा, अगर मैं आप उस रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा तो आपकी आंखों से आंसू गिर जाएगा कि 2 मिनट हमारे दर्शक, मैं फोटो तो नहीं दिखा सकता लेकिन आपको अभी रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। 2 मिनट आप सुने उस रिकॉर्डिंग को। अंकल नमस्ते। अंकल मैं भी आपके साथ लखनऊ चलूँगी, आपके हर एक कदम पे साथ दूंगी। जैसे भी जाना हो, चाहे भूखे प्यासे चाहे नंगे पैर, मैं भी चलूँगी अंकल आपके साथ। मेरे को भी साथ लेके चलिएगा, मैं तैयारी कर रही हूँ लखनऊ जाने की। अंकल प्लीज़ मेरे को भी लेके चलिए। उत्तम जी, आपने उस मीडिया का दर्शकों को सुनाया, कितनी दिल से उसकी आवाज निकल रही है। क्या जब आपने मकान बनाया था, अपना आशियाना बनाया था, तो क्या सोचा था कि इस तरह का भी दिन आएगा? नहीं। क्या उसमें कुछ पैसे भी लिए गए किसी से? देखिए, नॉर्मली आज की डेट में कांस्टेबल हो और ये सब नॉर्मली क्या जो राउंड अप पे होते हैं बीट वाले, वो आते हैं,
तो क्या है, वो लोग बोलते हैं हाँ जी क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या परमिशन है, 100 बातें करते हैं, 1000-500 रुपये पकड़ा दो, चुपचाप चले जाते हैं। पैसे तो गए हैं, हर एक घर ने कहीं ना कहीं 200-500, 1000, 2000, 5000, 10-10 हज़ार रुपये तक दिए हैं। इस चीज़ को कोई भी कॉलोनी के लोग मना नहीं कर सकते, लेकिन उसका ना कोई लिखित है ना कुछ, और सब जगह है। मैं देख रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एक रवैया ये चला हुआ है, गांव का एरिया छोड़ दीजिए जो बिल्कुल गांव है, लेकिन जो शहर में आप हल्का भी टाउनशिप में आ जाइए, जो नॉर्मली छोटे मोटे टाउन होते हैं, वह सब जगह है ये चीज़। नरेश जी, ये कब रुकेगी? भाई साहब मैं तो खुद बोल रहा हूँ, ये तो अपने लिए बोल रहे हैं। मैं तो जो बिल्डर बना रहे हैं टाउनशिप, उनसे भी बात करता हूँ, वो भी यही बोलते हैं भाई साहब हम हर लेंटर में देते हैं, फिक्स है, वो फिक्स है और ऑथेंटिकेट बोलते हैं, और जो उसके आसपास थाना चौकी होते हैं उनका वो फिक्स है। तो चलो वो तो अब उसका हम पे कोई कागजी प्रमाण नहीं है ना, तो वो वैसे पेमेंट की जाती है। ये उत्तम जी की ही एक बात नहीं है, उत्तम ये जी सबका की है, तरह ये तो लगभग सबको पता है। गौतम बुद्ध अगर जिले में अगर लेके चले तो कम से कम 25 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस तरह से मूव कर रहे हैं, दिन में कमाते रात में खाते हैं, और उन्हें चैन से सो नहीं पाते हैं। इतनी बड़ी गर्मी चल रही है, इस गर्मी में कई जगह देखते हैं कि बिजली तक नहीं है। देखो बेसिकली कई तो ये भी है, मैंने देखा है कई जगह सांसद या विधायक से कोटे से जो है सो रोड और नाले का भी निर्माण किया गया है। अगर रोड और नाले का निर्माण किया गया, आपके यहाँ हुआ है जी, इस एरिया में कई जगह देखा है, बहुत जगह हुआ है। सांसद निधि से हुआ है या विधायक निधि से हुआ है? विधायक निधि से भी हुआ है, सांसद निधि से भी हुआ है, थोड़ा बहुत विकास अपने लेवल पे उन्होंने किया है। अच्छा, उनके भाई सांसद और जो विधायक तो अपने हिस्से का जो है सो वो तो पालन कर रहे हैं, लेकिन फिर इसे अनऑथराइज क्यों कहा जाता है? देखो अगर आप उस बात पे आए सीधा। मैं सीधी बात बोलता हूँ, अगर सांसद निधि और विधायक निधि से फंड से आपके यहाँ कार्य हुआ है तो अनऑथराइज तो पॉसिबल ही नहीं है, कह दें पहली बात, क्योंकि जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी वो बना ही नहीं सकते। बिल्कुल अपने फंड का इस्तेमाल आपके वहाँ कर ही नहीं सकते। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, चाहे सांसद साहब हो चाहे विधायक साहब हो, कोई भी नहीं कर सकता। रजिस्ट्री होगी उस एरिया पे वो कर सकते हैं, वो आपकी रजिस्ट्री को बेस बनाते हैं, खतौने निकालेंगे आपकी, वहाँ से देखा जाता है कि ये आपने ज़मीन ले रखी है, ये वाकई में है, ये वाकई में रोड है, वो बेसिकली रोड डेवलप कर सकते हैं जी। तो वही हल्का सीवरेज डेवलप कर सकते हैं, हल्का बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें उत्तम जी, वो कर सकते तो हैं। रोड भी आता है, नाली भी आता वो है, सांसद बिजली कर है, सकता है। पानी है, सब कुछ आता है जी बिल्कुल, जिसमें कुछ बुनियादी सुविधाएं तो इन लोगों को मिल रही है, लेकिन बाकी के लिए क्या? तो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं या प्राधिकरण हैं के आलाधिकारी हैं, वो टोपी टोपी क्यों खेल रहे हैं? जिसकी एक प्रमाण हमारे सामने पड़ा हुआ है। ये कहते हैं वो उनका काम है, वो कहते हैं उनका काम है, आखिर ये काम है किसका? देखो आपको क्यों बैठाया हुआ है यहाँ भाई? कल का दिन मेरा पूरा दिन इसमें निकला है। एडीएम महोदय, डीएम महोदय, पुलिस कमिश्नर और आपका सीओ साहब, नहीं, ये एक आधिकारिक लेटर आया हुआ है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। आधिकारिक लेटर भी मैंने बात की थी, मैंने एक आधिकारिक लेटर ले लिया था उनसे। वो कहता है भैया वो परमिशन देंगे तब हो जाएगा, वो कहता है वो परमिशन देंगे, आखिर ऐसा टोपी टोपी क्यों? मैंने भी उन्हें यही कहा था, भाई आप बार बार आप डीएम साहब आप लेटर देते हो, मुझे एक एफआईआर दर्ज करवानी है बिल्डर पे। खुद में डीएम साहब ने आधिकारिक मीटिंग बुला के 15 तारीख को ये बोला गया है, इसका ऑफिस सील होगा और इस पर एफआईआर होगी, आप हमें पत्र दीजिए। पहले तो उन्होंने उसी पे काम कर देना था जो हमने वहाँ बोला था, पर कोई बात नहीं, उनकी भी एक प्रक्रिया है। उन्होंने हमसे कागज़ मांगे, हमने उनको कागज़ दिए और उसके बाद डीएम साहब को उसमें एफआईआर करनी थी। बाकायदा डीएम साहब ने हमारे सामने बात करी है, एआईजी डीआईजी इन सबसे बातचीत हुई है और बोला है जाके देखो और तुरंत इस पर एक्शन लो। हैरानी की बात है, हमारे सामने एक्शन हो रहा है, एफआईआर हो रही है। जब हम चले जाते हैं, उसी लेटर को फिर मैंने सीओ को रिसीव कराया, सीओ साहब नहीं मिले, उनसे बात नहीं हो पाई। जब कुछ दिन बाद दोबारा उस पर मैं जाता हूँ अनुस्मारक लेके, तो डीएम साहब फिर ऑर्डर देते हैं। आज ये अतुल जी को बुला के, एडीएम साहब को बुला के कि भैया वहीं बैठे हुए थे, ये नोटल जी का ये एफआईआर कराओ। एडीएम साहब मुझे ले जाते हैं, अपनी केबिन में बैठते हैं, काफ़ी देर हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में घूम फिर के वो वही जो आपने बोला है फुटबॉल की तरह एक लेटर दे देते हैं, यह कार्य तो अथॉरिटी का है।
के द्वारा, उनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाता। अच्छा, तो नरेश जी, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया फुटबॉल की तरह। मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा सा, एक मिनट, तभी अभी आपके पास भी आ रहा है। जब फुटबॉल की तरह की बात है तो आपके इर्द गिर्द, आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं, मुझे लग रहा है कहीं फुटबॉल की मैदान गवर्नमेंट की है क्या? वो तो है ही नहीं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है, आम पब्लिक के लिए नहीं है, नहीं। लेकिन इन अफसरों के लिए यहाँ फुटबॉल का मैदान है, वो भी ऊपर। ये उनके पास बॉल बिकते हैं, वो उनके पास बॉल बिकते हैं, वो इनके पास बॉल बिकते हैं। पब्लिक को दिखा रहे हैं भैया हम फुटबॉल तो खेल रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कोई सुविधा यहाँ नहीं है। अथॉन्टिकेट आपको लेटर दिया जाता है। अथॉन्टिकेट लेटर के बाद उसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी जाती है जिससे उनकी जिम्मेदारी नहीं दिखती, तो वो दूसरे अधिकारी को दे दी जाती है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे ये लेटर है, करीबन हम इस लड़ाई को पिछले 11 महीने से बड़े दम लगा कर लड़ रहे हैं। एक ही लड़ाई ही है, काम धाम सब छोड़ के सुबह से शाम तक यार किसके यहाँ जाएं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं कि हमारे बच्चे रात को आराम से सो पाएँ, सुबह टाइम से स्कूल पाएँ। आज मैं आप दोनों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप एक पत्रकार हैं और आप एक यहाँ के सांसद प्रत्याशी हैं, और भविष्य आगे क्या तय करेगा वो तो आगे निर्णय लेता है, लेकिन एक बच्चा रात को सोएगा नहीं तो क्या वो सुबह स्कूल पढ़ पाएगा? स्कूल में पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ सकता। फिर क्या होता है, वो बच्चा घर आता है, स्कूल से मार खा के आया, घर पे आया, माँ ने भी डांटा, फिर वही रात को कहानी। 2, 4, 5, 10 दिन बाद क्या होता है, उससे कुछ नशेड़ियों का संगत मिल जाता है। अब जो बच्चा 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और यहाँ से उसको सॉल्यूशन सूंघने का नशा लग गया, गांजा पीने का नशा लग गया, भांग खाने का नशा लग गया, तो आगे जाके क्या हमारे देश का भविष्य बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। वो तो बल्कि हमारे लिए आगे और खतरनाक हो जाएगा, नरेश जी, भविष्य खतरे में हो जाएगा। ये भविष्य हमारा जो है, इस लमसम 10,000 से ज़्यादा परिवार हमारी तरफ, और ऐसे ही अलीवर्दीपुर में 5-7 हज़ार परिवार, हैबतपुर में 5-7 हज़ार परिवार, तो 25-30 हज़ार परिवार तो ये आपको दिख रहे हैं। और भी ये चोटपुर, छिजारसी है, बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ जहाँ ये हालत हुई पड़ी। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हमारे डीएम साहब लेंगे? क्योंकि देखिए इस लेटर पे क्लियर एनपीसीएल ने एक चीज़ लिखा है कि हमें डीएम साहब परमिशन दे दें तो हम इन्हें कनेक्शन दे देंगे। आप देखो ये बात कर रहे हैं, एक मेरे पे पहले आए थे बिसरख से, जो आपका ये यथार्थ हॉस्पिटल के पीछे बिसरख, जी, वहाँ भी सेम कहानी, वहाँ बिल्डर का तो मिल रहा है और इंडिविजुअल नहीं मिलता। मतलब बिल्डर को मिल जाता है वो कनेक्शन, इंडिविजुअल नहीं मिलता। ये मैंने पिछले साल एनपीसीएल के डिबेट में भी जा गया था मैं, जब उन्होंने जनवरी में किया था। जी, वहाँ भी मैंने उनको लेटर दिया था, पता नहीं उन्होंने आज तक क्या किया उसका, उसे वो डूबछेप बता रहे थे वहाँ पे। तो मैंने उसमें ये था, मैंने पूछा उनसे, भाई जब बिल्डर को दिया जा सकता है, ये इंडिविजुअल कनेक्शन क्यों नहीं लगाया जा सकता? उन पर जवाब नहीं था, मतलब चेयरमैन के पास जवाब नहीं था। डूब क्षेत्र किस बुनियाद पे बोल रहे हैं? देखो उनके पास बुनियादी नहीं है। वो डूब क्षेत्र उसको बोले, एक नाला है, नाले से जा रहा है, उसे वो नदी मान रहे हैं। एक जो आज की डेट है, भाई चलो डूब क्षेत्र मान ले तो नदी बनाओ ना। फिर अगर आपने डूब क्षेत्र, मैंने उनसे क्वेश्चन ये तो किया था, मैंने कहा जी आप डूब क्षेत्र बोलते हो, ठीक है हम नदी बनाओ, हम मान लेंगे डूब क्षेत्र। डूब क्षेत्र में तो देखो पूरा गोर सिटी डूब क्षेत्र है। मैं ऐसे राज्य से आता हूँ, उसको भी मैं ऐसे राज्य से आता हूँ जो राज्य 65% बाढ़ के दबाव से डूब जाता है। ये आपको भी पता है, वर्मा जी आपको भी पता है कि 65% बिहार डूब जाता है। तो क्या वहाँ बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जाती? दी जाती बिल्कुल। तो बेसिक बुनियादी सुविधाएं देने में इस गौतम बुद्ध नगर में इन कॉलोनियों को क्या जा रहा है सरकार को? क्या इलाहाबाद के नीचे, लखनऊ के नीचे आप ले लीजिए, 15 से 20% हर एक साल डूब क्षेत्र बनता है। मैं आपको बता दूं, चंदौली, जिला चंदौली करीबन 15% डूबता है, इलाहाबाद डूबता है, बनारस डूबता है, जौनपुर डूबता है, उसके आजमगढ़ डूबता है, बलिया डूबता है। ये सारे उसमें डूबने का चक्कर बेसिकली है वो एक नदी के तराई, और वो गंगा के वो एक, लेकिन यहाँ जो जिसकी ये डूब क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो डूब क्षेत्र है ही नहीं है, कर रहा है या आला अधिकारी हैं, शासनिक अधिकारी कर रहे हैं, ये एक नदी का नहीं,
ये कभी विश्व विख्यात हुआ करती थी हर नंदी नदी, जो एक नाला के रूप में आज बह रही है, जिसमें हाई राइज सोसाइटी, छोटी बड़ी सोसाइटियों का गंदे पानी आकर के जा रहा है और इसे बड़े में तब्दील किया जा रहा है। बिल्कुल, मैंने इसके लिए बात भी की एसओ साहब से, और मैंने कहा यही बोला कि एसटीपी का निर्माण कराया जाए जगह जगह। और इसकी एक बार पहले वीडियो बनाई, नोएडा सीओ को भी मैंने दिया था, जो आपका ये 18 के जो सामने नाला जा रहा है, बहुत बड़ा नाला है वो। नहीं, एसटीपी की जहाँ तक बात की है नरेश जी, ये नदी गाजियाबाद साइड से निकल रहा है, ठीक है, और ग्रेटर नोएडा के लास्ट छोर पे मिल रहा है, जिसमें एसटीपी कितनी है, मात्र लास्ट में 2-3 जो है वो भी एक्टिव है, नहीं है वो भी कंफर्म, वो भी एक्टिव नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं है। इस चीज को ये जो चालू नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं डेवलप कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि भैया ये आ जाए। देखो क्या बेसिकली क्या सारा सिस्टम बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। कारण क्या है, अगर अधिकारी के पास जाते हैं वो कहता जी मेरे पे स्टाफ नहीं है, और जो छोटा मोटा उसमें स्टाफ है रिटायर हो रहा है उसको नौकरी करवा रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचार भी कर रहा है, पैसे भी खा रहा है, अब अधिकारी उसे हटा नहीं सकता उस जगह से। नौटियाल जी, काफ़ी समय हो चुका है, शीघ्र मिलेंगे एक नई खबर, नए जुमले के साथ। भ्रष्टाचार पर रोकेंगे कैसे भ्रष्टाचार, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को। तब तक नरेश जी नमस्कार। नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में आए, और उत्तम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आकर के अपना कीमती समय दिए। नमस्कार।